दिलचस्प और शायद कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाले विषय पर बात करेंगे। जी हमारा पेट और हमारा दिमाग, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है। अक्सर यही माना जाता है कि भाई हमारा मन ही सब कुछ नियंत्रित करता है, पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि पेट में भी एक तरह का दिमाग है? बिल्कुल, एक दूसरा दिमाग। हाँ, जो हमारी सोच, हमारे मूड और यहाँ तक कि हमारी याददाश्त को भी प्रभावित कर रहा है। ये जुड़ाव वास्तव में बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आज हमारी बातचीत का आधार वो जानकारी है जो द माइंड कट कनेक्शन नामक किताब के मुख्य विचारों को समझाती है, जैसा कि हमें मिले सामग्री में विस्तार से बताया गया है। तो इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि कैसे पेट का स्वास्थ्य है, यानी जिसे गट हेल्थ कहते हैं, गट हेल्थ, हाँ, वो हमारी मानसिक स्थिति पर कैसे इतना गहरा असर डालता है, और इस जानकारी का इस्तेमाल खैर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कैसे हमारा पेट, जिसे अब दूसरा दिमाग भी कहा जा रहा है, वो चुपचाप हमारे पूरे शरीर और मन को चला रहा है, इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पेट सिर्फ खाना पचाने वाली एक मशीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अपना एक पूरा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं उसे। जी हाँ, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, या कह लीजिए पेट का अपना दिमाग। पेट का अपना दिमाग। बिल्कुल सही। और ये पेट का दिमाग अकेले ही काम नहीं करता, बल्कि ये हमारे सिर वाले दिमाग से लगातार संपर्क में रहता है, संवाद करता है लगातार। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर पेट यानी गट में किसी तरह का असंतुलन, कोई इम्बैलेंस पैदा हो जाए, तो इसका सीधा संबंध डिप्रेशन, एंजाइटी और याददाश्त से जुड़ी समस्याओं से हो सकता है। ओहो, सीधा सीधा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ना वो लगभग तय माना जा सकता है। मिली हुई जानकारी ये स्पष्ट करती है कि ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक शारीरिक सच्चाई है। तो पेट के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसका दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है? हाँ, अच्छा सवाल है। यहीं पर बात आती है माइक्रोबायोम की। माइक्रोबायोम मतलब वो बैक्टीरिया? हाँ, हमारी आंतों में रहने वाले लाखों करोड़ों अच्छे और बुरे बैक्टीरिया की एक पूरी दुनिया। लाखों करोड़ों? जी। और ये माइक्रोबायोम सिर्फ पाचन क्रिया को ही नहीं संभालता, अच्छा, बल्कि हमारे मूड, व्यवहार और सोचने समझने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। अरे हाँ, तभी शायद जंक फूड खाने के बाद वो सुस्ती सी लगती है, चिड़चिड़ापन। बिल्कुल, यही वजह है। जबकि सेहतमंद खाना खाने से मूड बेहतर लगता है। अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम जो खाते हैं वो सीधे तौर पर हमारी मानसिक स्थिति को तय कर सकता है। प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज्यादा मीठा खाने से माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ता है। हाँ, जिससे सेरोटोनिन जैसे जरूरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के उत्पादन पर असर पड़ता है। सेरोटोनिन, वो हैप्पी हार्मोन? जी। और शायद सबसे हैरान करने वाली जानकारी ये है कि हमारे मूड को नियंत्रित करने वाला लगभग 90% सेरोटोनिन। 90%? हाँ, 90%। वो दिमाग में नहीं, बल्कि हमारी आंतों में बनता है। क्या बात है, ये तो सच में चौंकाने वाला है ना? जैसा कि सामग्री में बताया गया है, अगर कोई अपनी आंतों का ध्यान नहीं रखता, तो वो अपने मूड का भी ठीक से ध्यान नहीं रख सकता। अच्छा, तो किसी को ये कैसे पता चलेगा कि उसके गट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या शरीर इसके कुछ संकेत देता है? हाँ, बिल्कुल देता है। शरीर कई तरह के संकेत देता है, जैसे बार बार पेट फूलना, गैस बनना, हाँ, ब्लोटिंग वगैरह, कब्ज या दस्त की शिकायत रहना, त्वचा पर मुहासे या किसी तरह की एलर्जी होना, स्किन प्रॉब्लम्स भी, हाँ, या फिर ठीक से नींद ना आना भी। जी, ये संकेत दरअसल हमारे पेट के दिमाग की तरफ से एक इशारा होते हैं कि भाई उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हम अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज तो नहीं कर देते? शायद कर देते हैं, सोचते हैं बस ऐसे ही है। हाँ, जानकारी के स्रोत इन्हें चेतावनी के तौर पर देखने की सलाह देते हैं, जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अगर गट में गड़बड़ी है, तो इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। उपलब्ध जानकारी में डाइट यानी खान पान पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे प्रोबायोटिक्स। हाँ, मतलब अच्छे बैक्टीरिया वाले खाद्य पदार्थ, जैसे दही, छाछ, किमची। बिल्कुल, या दूसरी फर्मेंटेड चीजें। और साथ ही प्रीबायोटिक्स भी। जी, प्रीबायोटिक्स यानी इन अच्छे बैक्टीरिया का भोजन, जैसे केला, प्याज, लहसुन, ओट्स वगैरह। एकदम सही। प्रोबायोटिक्स सीधे तौर पर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं, जबकि प्रीबायोटिक्स उन्हें पनपने और बढ़ने के लिए जरूरी पोषण देते हैं। हाँ,
इसके साथ ही तनाव का प्रबंधन करना भी बेहद जरूरी है। स्ट्रेस मतलब तनाव। स्ट्रेस तो आजकल सबकी जिंदगी में है। हाँ, और ये गट के लिए किसी जहर से कम नहीं है। तनाव से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल, जो आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ओह, इसलिए ध्यान यानी मेडिटेशन, प्राणायाम जैसी तकनीकें कॉर्टिसोल के स्तर को कम करके माइक्रोबायोम को संतुलित रखने में मदद करती हैं। तो स्ट्रेस कम तो गट हेल्दी। बिल्कुल, जिसका सीधा असर मानसिक शांति और स्थिरता पर पड़ता है। एक और बात जो मुझे जानकारी में पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई, बच्चों में होने वाले कुछ व्यवहार संबंधी विकार जैसे ऑटिज्म या ADHD, इनका संबंध भी गट ब्रेन कनेक्शन से हो सकता है? जी हाँ, ये बात सामने आई है। अगर जीवन के शुरुआती सालों में बच्चों का गट माइक्रोबायोम स्वस्थ तरीके से विकसित नहीं हो पाता, शुरुआती सालों में, हाँ, तो उनके मानसिक विकास पर भी असर पड़ सकता है। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि अगर जीवन के पहले 6 महीनों में सही पोषण ना मिले या जरूरी ना होने पर भी एंटीबायोटिक दवाएं दी जाएं। एंटीबायोटिक्स, हाँ, वो तो काफी आम है बच्चों में। बिल्कुल, तो इससे गट माइक्रोबायोम में लंबे समय तक रहने वाली गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए बचपन से ही बच्चों के खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उन्हें प्रकृति के करीब रखना, जैसे मिट्टी में खेलना। हाँ, मिट्टी में खेलने देना, धूप लगने देना, पालतू जानवरों के संपर्क में आने देना, ये सब महत्वपूर्ण है। इससे उनके गट और दिमाग दोनों के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो सकती है। अच्छा, और बढ़ती उम्र का क्या? क्या उम्र बढ़ने का मतलब हमेशा दिमाग का कमजोर होना ही होता है? ये एक आम धारणा है, पर हाँ, कुछ रिसर्च बताती हैं कि जिन बुजुर्गों का गट स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनमें अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसी समस्याएं कम देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, उपलब्ध जानकारी इस बात की पुष्टि करती है। एक स्वस्थ माइक्रोबायोम बढ़ती उम्र के साथ होने वाली दिमागी गिरावट से बचाने में मददगार हो सकता है। तो उम्मीद है, मतलब बिल्कुल उम्मीद है। इसमें सही खानपान, नियमित व्यायाम और माइंडफुलनेस यानी सचेत रहने का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माइंडफुलनेस। जी, साथ ही कुछ पारंपरिक चीजें जैसे गुड़, हल्दी, तुलसी, आंवला, इनको अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी गट को मजबूत बनाने और दिमाग को पोषण देने में मदद कर सकता है। हल्दी, आंवला, ये तो घर घर में इस्तेमाल होती हैं। हाँ, निष्कर्ष ये है कि कोई किसी भी उम्र में हो, अपने गट को सेहतमंद रखकर मानसिक रूप से ज्यादा सक्रिय और खुश रह सकता है। रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें भी बड़ा फर्क डाल सकती हैं, जैसा कि सामग्री में जिक्र किया गया है। जैसे एक है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग, हाँ, यानी खाते समय पूरा ध्यान खाने पर देना, हर निवाले को धीरे धीरे चबाकर खाना, कम से कम 25-30 बार। हाँ, बिल्कुल, आराम से टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना ना खाना। ये तो बहुत लोग करते हैं। जी, इसके पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। अच्छी तरह चबाने से खाना मुंह में ही लार के साथ अच्छे से मिलता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। जब किसी का ध्यान भटका हुआ होता है और वो खाना खाता है, तो दिमाग उस खाने को पूरी तरह से रजिस्टर नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, जिसका असर पाचन प्रक्रिया पर पड़ता है। और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाने की बात भी कही गई है। जी, बहुत जरूरी। जानकारी के अनुसार ये गट के अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं और लीकी गट जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। हाँ, लीकी गट, जिससे थकान, सुस्ती, त्वचा की समस्याएं और यहाँ तक कि मोटापा भी हो सकता है। लीकी गट का मतलब है आंतों के अंदरूनी दीवार का क्षतिग्रस्त हो जाना। वो लीक करने लगती है। लीक। हाँ, जिससे अधपचे खाने के कण या टॉक्सिन्स खून में रिसने लगते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स में अक्सर फाइबर और जरूरी पोषक तत्व नहीं होते और वे गट में बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड से तो बचना ही चाहिए। बिल्कुल। भावनाओं के असर का भी जिक्र है। अकेलापन या चिंता जैसी भावनाएं भी गट में बुरे बैक्टीरिया को बढ़ा सकती हैं। हाँ, ये एक तरह का दो तरफा रास्ता है। दो तरफा रास्ता मतलब मन गट को प्रभावित करता है और गट मन को। अच्छा। निश्चित रूप से जब कोई लगातार नकारात्मक सोचता है या चिंता करता है, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। वही कॉर्टिसोल फिर से। हाँ, ये हार्मोन गट में सूजन पैदा कर सकते हैं और सेहतमंद बैक्टीरिया की संख्या कम कर सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचने का अभ्यास करना, आभार व्यक्त करना, ये आदतें भी अप्रत्यक्ष रूप से गट हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो सोच का भी असर है। बिल्कुल। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रुक रुक कर उपवास रखने का भी सुझाव दिया गया है। जी। जैसे दिन में 12 से 14 घंटे तक पेट को खाने से आराम देना,
ये गट को खुद की मरम्मत करने में मदद करता है। हाँ, अगर कोई लगातार कुछ ना कुछ खाता रहता है तो गट को आराम नहीं मिलता, उससे लगातार काम करना पड़ता है। हाँ, वो तो है। इससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। फास्टिंग यानी उपवास के दौरान गट को आराम मिलता है, उसे खुद को ठीक करने का मौका मिलता है। रिपेयर मोड में चला जाता है। बिल्कुल। इसका असर सिर्फ पाचन पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता और फोकस पर भी पड़ सकता है। और रात की आदतों के बारे में क्या? देर रात भारी भोजन करना। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, और देर तक जागना, ये गट के लिए नुकसानदायक बताया गया है। सामग्री में सलाह दी गई है कि रात का खाना हल्का हो और सोने से कम 2 घंटे पहले खा लिया जाए। बिल्कुल। जब रात में भारी खाना खाया जाता है तो शरीर को आराम करने और मरम्मत करने के बजाय पाचन में ही सारी ऊर्जा लगानी पड़ती है। सारी एनर्जी वहीं चली जाती है। हाँ, इससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है और अगले दिन थकान महसूस हो सकती है। रात का सही रूटीन नींद और पाचन दोनों को सुधारने में मदद करता है। सामग्री में कुछ खास उपायों और खाद्य पदार्थों का भी जिक्र है, जैसे सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करना। हाँ, ये बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें शायद थोड़ा नींबू का रस या एप्पल साइडर विनेगर मिलाया जा सकता है। जी, मिला सकते हैं। कहा गया है कि इससे आंतें सक्रिय होती हैं और शरीर से टॉक्सिन्स निकलने में मदद मिलती है। डिटॉक्स जैसा। एक तरह से, हाँ। और नाश्ते में फाइबर युक्त चीजें शामिल करना, जैसे ओट्स, चिया सीड्स, फल। नाश्ता न छोड़ने की सलाह भी दी गई है। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। हाँ, नाश्ता छोड़ने से शरीर लंबे समय तक फास्टिंग मोड में रह सकता है, जिससे कभी-कभी गट की अंदरूनी परत, वो जो म्यूकस लेयर होती है, म्यूकस लेयर, वो कमजोर हो सकती है। इससे सूजन या एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक संतुलित नाश्ता गट को सही शुरुआत देता है। अच्छा, त्रिफला का भी जिक्र है। त्रिफला, हाँ, पारंपरिक औषधि है जो हरड़, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण होता है। इसे गट की सफाई और संतुलन बनाए रखने के लिए बताया गया है। रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ। जी, अगली सुबह पेट साफ होने में मदद मिल सकती है। और घी, जी, शुद्ध देसी घी। हाँ, घी के बारे में भी अच्छी बातें बताई गई हैं। बताया गया है कि इसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है। ब्यूटेरिक एसिड, हाँ। यह एसिड गट की अंदरूनी परत को मजबूत बनाने, सूजन कम करने और दिमाग में सेरोटोनिन, मतलब खुशी वाले हार्मोन, हाँ, सेरोटोनिन, उसके स्राव को बढ़ाने में मदद करता है। जानकारी के अनुसार दिन में 1 या 2 चम्मच घी भोजन में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। 1-2 चम्मच, ज्यादा नहीं। हाँ, मॉडरेशन में। पानी पीने के तरीके पर भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे खाने से लगभग 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद पानी पीना। जी। और खाने के दौरान बहुत ज्यादा पानी पीने से बचना। जरूरत हो तो बस 1-2 घूंट। हाँ, तर्क ये दिया गया है कि इससे पाचन के लिए जरूरी रस पतले नहीं होते। वैल्यू नहीं होते वो। बिल्कुल। ये सभी उपाय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगते हैं। त्रिफला और घी जैसी चीजें जिनका इस्तेमाल सदियों से होता आया है। हाँ, दादी नानी के नुस्खे। बिल्कुल, अब वैज्ञानिक रूप से भी गट स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और इसके जरिए मानसिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली मानी जा रही हैं। पेट में महसूस होने वाली कुछ भावनाएं, जैसे घबराहट में पेट में तितलियां उड़ना, हाँ, बटरफ्लाइज इन स्टमक, या डर से पेट में मरोड़ उठना, ये गट ब्रेन कनेक्शन के बहुत सीधे उदाहरण हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ कहावतें नहीं है। ये सच में होता है। हाँ, ये वास्तव में गट और ब्रेन के बीच हो रहे संवाद का नतीजा है। तनाव होने पर पेट खराब हो जाना या बहुत खुश होने पर भूख बढ़ जाना, ये सब इसी कनेक्शन का प्रमाण है। जानकारी ये भी कहती है कि भावनाओं को दबाना गट को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। उन्हें दबाने से वे अंदर ही अंदर जमा होकर गट के माइक्रोबायोम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। तो इमोशंस को प्रोसेस करना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेने का अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। जब कोई गहरी और लंबी सांस लेता है, डीप ब्रीदिंग, हाँ, तो गट तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, जो वहां की कोशिकाओं को ऊर्जा देती है और तंत्रिकाओं को शांत करने में मदद करती है। सिर्फ 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास भी गट ब्रेन कनेक्शन को बेहतर बना सकता है। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, ये तो किया जा सकता है। बिल्कुल। और शायद सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी, जानकारी कहती है कि हमारी गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, हाँ, गट फीलिंग, वो भी यहीं से आता है। हाँ, ये वाकई में बहुत आकर्षक पहलू है कि हमारे फैसले सिर्फ तार्किक सोच पर ही आधारित नहीं होते,
बल्कि अक्सर हमारी गट फीलिंग पर भी निर्भर करते हैं। वो अंदर की आवाज, हाँ, वो अचानक से आने वाला एहसास कि कुछ ठीक नहीं है या किसी काम को करने का मन करना, वो शायद हमारे गट की आवाज हो सकती है। अच्छा। और ये गट फीलिंग ज्यादा स्पष्ट और भरोसेमंद तभी होती है जब गट स्वस्थ हो। एक सेहतमंद गट हमें सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। तो गट हेल्दी तो इंट्यूशन भी स्ट्रांग। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। सामग्री में असल जिंदगी के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे एक महिला जो पैनिक अटैक से पीड़ित थी। जी। उसने जब गट पर ध्यान केंद्रित करने वाली डाइट अपनाई, प्रोबायोटिक्स लिए, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया, तो क्या हुआ? तो कुछ ही हफ्तों में उसके पैनिक अटैक लगभग बंद हो गए, नींद बेहतर हुई और पेट की समस्याएं भी कम हो गई। देखिए कितना फर्क पड़ा। और एक ऐसे सफल व्यक्ति का उदाहरण भी है जिसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा था। चिड़चिड़ा? हाँ, जब उसने गट के लिए फायदेमंद डाइट अपनाई, रोज टहलना शुरू किया और तनाव कम करने के उपाय किए, उसने भी लाइफस्टाइल बदली। जी, तो कुछ ही महीनों में उसके व्यवहार में शांति और स्थिरता आ गई और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, ये एक व्यवहारिक और असरदार तरीका है जिससे किसी के व्यक्तित्व में भी सुधार लाया जा सकता है। गट को ठीक करना एक तरह से पूरे व्यक्तित्व को एक नई, बेहतर दिशा देना हो सकता है। तो इन सब जानकारियों को ध्यान में रखते हुए एक सरल दैनिक दिनचर्या कैसी दिख सकती है? मतलब क्या रूटीन फॉलो कर सकते हैं? हाँ, सामग्री में एक संभावित रूटीन सुझाया गया है। जैसे? सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना, ठीक है। फिर शायद 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास या हल्का स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार करना। बॉडी को मूव करना। जी। नाश्ते में प्रीबायोटिक और फाइबर युक्त चीजें लेना। ओट्स, फल वगैरह। हाँ, दिन के भोजन के समय माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करना, यानी आराम से चबा चबा कर खाना, ध्यान देकर खाना। बिल्कुल। शाम को थोड़ी देर टहलना। वॉक। रात का खाना जल्दी और हल्का रखना। हाँ। सोने से कुछ देर पहले स्क्रीन से दूर रहना। स्क्रीन टाइम कम करना। हाँ। शायद 10 मिनट ध्यान करना और अगर चाहें तो हल्दी वाला दूध या त्रिफला पानी लेना। ये एक अच्छा रूटीन लग रहा है। हाँ, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। रोज करना पड़ेगा। जी, शरीर को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह समझने की जरूरत है। छोटी छोटी आदतें जब लगातार अपनाई जाती हैं तो वे बड़ा बदलाव ला सकती हैं। छोटे स्टेप्स, बड़ा बदलाव। बिल्कुल। जानकारी में ये भी संकेत दिया गया है कि जो लोग अपने गट माइंड कनेक्शन पर काम करते हैं वे अक्सर ज्यादा रचनात्मक भी बन जाते हैं। क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। हाँ, क्योंकि उनका दिमाग अनावश्यक चिंताओं और शारीरिक परेशानियों में कम उलझता है, फोकस बेहतर होता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब व्हाट्स द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये है, इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि हमारा पेट सिर्फ एक पाचन अंग नहीं है, हाँ, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली दूसरा दिमाग है। बिल्कुल सही। पेट का ख्याल रखना असल में दिमाग का ही ख्याल रखना है। बिल्कुल। ये समझ हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। असली ताकत हमारे अंदर ही मौजूद है, पेट और दिमाग के इस गहरे और जटिल संबंध में। जब ये दोनों सामंजस्य में काम करते हैं तो जीवन एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ता है, जैसा कि उपलब्ध सामग्री बार बार जोर देती है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। अगली बार जब पेट पे कोई अजीब सी हलचल महसूस हो, हाँ, कोई गट फीलिंग आए, तो क्या उसे सिर्फ पाचन की गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा? या शायद शरीर और दिमाग के बीच हो रहे उस गहरे संवाद को सुनने की कोशिश की जाएगी? सुनने की कोशिश। हो सकता है वही अंदरूनी आवाज, वही गट फीलिंग सही रास्ता दिखा दे। क्योंकि जैसा कि जानकारी बताती है, असली विवेक सिर्फ सिर में नहीं, पेट में भी बसता है। पेट में भी बसता है। वाह, बहुत खूब।